हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। लेकर आए हैं आपके सामने किसान आंदोलन को लेकर महा कवरेज लगातार हमारी जारी है और पल पल की अपडेट्स आपको लगातार हरियाणा न्यूज दे रहा है। आंदोलन का आज 9वां दिन है। कल 8वें दिन पर चौथे दौर की बातचीत भले ही किसानों और सरकार के बीच हुई हो, लेकिन 7.5 घंटे तक चली इस मैराथन बातचीत में भी कोई सफल परिणाम नहीं निकला है। और अब 5वीं दौर की बातचीत कल होगी, तो कल की बातचीत को लेकर उम्मीद जरूर लगाए बैठे हैं किसान कि शायद सरकार अब उनकी बात सुन ले और किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर गंभीरता बरतते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनकी बात मान जाएं और इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लें। देखिए रिपोर्ट। देश का अन्नदाता आज भी सड़कों पर है। अपनी मांगों को लेकर 9वें दिन भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच गुरुवार को हुई चौथे चरण की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार के बुलावे पर किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ। किसान पहले की तरह नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन दूसरी ओर सरकार अपने अधिकारियों के जरिए किसानों को नए कृषि कानून की गणित समझाने पर जुट गए। नतीजा ये रहा कि करीब 8 घंटे तक चली बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर तो चर्चा तो हुई, लेकिन कृषि कानून और आंदोलन को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। बैठक के बाद किसानों ने एक बार फिर कहा कि वो अपनी मांग को मनवाकर ही अपना आंदोलन वापस लेंगे। हम कानून रद्द करवाए के बिना कोई लेजिस्लेशन वापस नहीं लेंगे। तीनों कानून रद्द करवाने के साथ साथ हम बिजली एक्ट जो ऑर्डिनेंस है उसको भी रद्द करवाना है। जो पोल्यूशन के मामले में 1 करोड़ रुपए मांगना और 5 साल की सजा का प्रावधान है उसको भी रद्द करवाना है। हम सरकार को स्पष्ट तौर पर बोलते हैं। हमने ये कहा जो कानून है उन्हें हमें पढ़ाए, हमने उनको पढ़ाया, और असल में सिट्टा जो निकला वो मान के भी हमारे कानून में नुक्स है। इनको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, पर हम नहीं माने। हमने कहा इसको वापस लो, फिर हम मानेंगे। तो 5 तारीख को फिर मीटिंग रख ली है, क्योंकि हमारी 50% आज जीत हुई है, 100% नहीं हुई। हम मीटिंग से आगे कल हम मीटिंग भी करेंगे, 5 तारीख को उनके साथ मीटिंग करेंगे और प्रेशर आउट डेवलप करेंगे। हमने कहा पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ और कानूनों को वापस कर लो, हम चले जाएंगे। उतनी देर तक हम बैठे रहेंगे और नहीं जाएंगे। चौथे चरण की बैठक को भले ही किसान नेता बेनतीजा बता रहे हों, लेकिन बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि MSP पर बने भ्रमजाल को दूर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कहना चाहता हूं कि MSP चल रही थी, MSP चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। वहीं नए कृषि कानूनों से किसानों की जमीन पर कब्जा किए जाने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपने खेतों का मालिक है और रहेगा। अगर कहीं किसी तरह से विवाद होता है तो इस मुद्दे को कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकता है और इसमें भी किसान का ही पक्ष मजबूत होगा। यूनियन की चिंता है कि SDM कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि SDM कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है, लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है।
चौथे चरण की बातचीत के दौरान सरकार की ओर से किसानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन किसान अपनी मांग और लक्ष्य पर इतने अड़िग दिखाई दिए कि उन्होंने सरकार की ओर से दिए गए खाने को भी ठुकरा दिया। किसानों के इस रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे अन्नदाता नए कृषि कानून पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर को होने वाली वार्ता के जरिए सरकार अन्नदाताओं को शांत करवाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कृषि कानूनों पर किस तरीके से अड़े हुए हैं किसान, हर दिन कहीं ना कहीं इसकी बानगी नजर आ रही है। चाहे सरकार की नुमाइंदों से मीटिंग करने की बात हो, उनसे बातचीत करने की बात हो, या उनके द्वारा खाना ऑफर करने की बात हो, यहाँ पर किसानों का जो किसानों की प्राथमिकता है वो यही है कि किसी भी तरीके से कृषि कानूनों को वापस करवाना है। किसान बिना किसी शर्त के इन कृषि कानूनों को वापस ले, इसके अलावा किसी भी विकल्प पर किसान जो है वो तैयार नहीं है। 8 दिन हो चले हैं किसानों के इस आंदोलन को। टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर लगातार पंजाब हरियाणा के किसान डटे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर्स पर भी हालात तनावपूर्ण हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम अलग अलग प्रदेशों के किसान जो हैं लगातार आ रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं। और शुरुआत भले ही पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन की हो, लेकिन उसके बाद उन्हें हरियाणा के किसानों का समर्थन मिला और लगातार देश भर के तमाम जो संगठन हैं, तमाम जो कला जगत के लोग हैं, वो सब किसानों के फेवर में उनका समर्थन दे रहे हैं। किसानों के फेवर में सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से इन कृषि कानूनों को लेकर सरकार अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, जिसको देखते हुए जाहिर तौर पर अब केंद्रीय कृषि मंत्री जो है कोई ना कोई विकल्प तलाशने की फिराक में है और जल्द से जल्द वो खुद विकल्प तलाशना चाहते हैं। यही वजह है कि किसानों के साथ बातचीत जो है लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को कोई और विकल्प चाहिए नहीं। सरकार चाहती है कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट विकल्प जो है किसान निकालें और कोई बीच का रास्ता, कोई बीच का समाधान निकले। सरकार ने भले ही किसानों से कहा हो कि इन कानूनों में कुछ बदलाव कर लेते हैं, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि इन कानूनों में कोई बदलाव हमें नहीं चाहिए, आप सीधे तौर पर इन कानूनों को ही वापस लें। जो मीटिंग कल 7.5 घंटे चली, उस पैनल में केंद्रीय कृषि मंत्री थे और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल थे। काफी कोशिशों के बावजूद भी जो केंद्र में मंत्री हैं वो इन किसानों को मना नहीं पाए और अब 5वें दौर की बातचीत होगी, यानी कल 5 दिसंबर को 5वें दौर की बातचीत निर्धारित की गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतनी लंबी बातचीत 7.5 घंटे तक चौथे दौर की बातचीत में हुई, उसके बावजूद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसकी वजह से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर्स इस वक्त लगातार सील हैं। न सिर्फ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे तो पिछले 8 दिनों से धरना हो ही रहा है, आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन अब जो दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर है वो वहां पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार वहां पर भी जो किसानों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। किसान अब दिल्ली कूच करते हुए दिल्ली में जो है विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सरकार की तरफ से इन किसानों को दिल्ली आने की परमिशन नहीं दी गई है। सरकार जो है चाह रही है कि इससे पहले कि हालात और ज्यादा खराब हो, किसानों को मना लिया जाए। लेकिन मनाने की इस कोशिश में सरकार की जो प्राथमिकता है वो यही है कि कृषि कानून को लेकर कोई बीच का रास्ता निकले। कृषि कानून सरकार वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन किसान इसके अलावा किसी और विकल्प के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह की स्थिति बनेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि किसानों को न सिर्फ किसान वर्ग का समर्थन मिल रहा है, बल्कि तमाम जो दूसरे संगठन हैं उनका समर्थन भी लगातार किसानों को प्राप्त हो रहा है। और देश का अन्नदाता अपने खेतों को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर लगातार ठंड के इस मौसम में सड़कों पर डटा हुआ है और यही कह रहा है कि हमारे पास अगले 6 महीने का राशन है, हम यहाँ पर जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हैं, सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। किसान यहाँ पर एक चुनौती और देते हुए नजर आए सरकार को कि अगर उनकी बात वक्त रहते नहीं सुनी गई तो फिर दिल्ली के मुख्य मार्गों को भी जाम कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। दिल्ली तक खाने के सामान की जो आपूर्ति है उसको बाधित किया जाएगा
और इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो जाहिर तौर पर ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और है कि मंडियों में चूंकि किसानों द्वारा जो सब्जियां हैं और जो फसलें हैं वो नहीं पहुंचाई जा रही, तो ऐसे में मंडियां पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई हैं। सब्जी फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली से होते हुए जो ट्रक दूसरे राज्यों में जाते हैं खाने का सामान लेकर, उनकी आवाजाही भी कहीं ना कहीं बाधित हुई है। उनको लंबे रास्ते अख्तियार करते हुए जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में खाद्य सामग्री भी लेट पहुंच रही है, जिसकी वजह से महंगाई और ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो बॉर्डर सील हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के लिए लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ किसान इन बॉर्डर्स पर डटे हैं, बल्कि किसान तो कुछ ही बॉर्डर्स पर अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे, कई बॉर्डर्स को तो खुद प्रशासन ने ही सील कर दिया है। आज सुबह ही सिंघू बॉर्डर के आसपास जो बॉर्डर थे, हमारे सहयोगी ने हमें बताया कि और जो वैकल्पिक बॉर्डर्स हैं जहां से लोग रोजमर्रा में आवागमन जो करते हैं वो कर रहे हैं, उन्हें भी प्रशासन ने ब्लॉक कर दिया है एहतियात के तौर पर कि कहीं किसान इन बॉर्डर से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच ना कर जाएं। लेकिन अब बात यहाँ पर सिर्फ दिल्ली कूच करने की नहीं है। अब ये मामला दिल्ली कूच से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब किसानों को भी विकल्प चाहिए, किसानों को भी रास्ता चाहिए। वो भी अपनी खेती किसानी छोड़कर सब कुछ यहाँ पर डटे हुए हैं। ठंड का मौसम है, खुले में सो रहे हैं और इस तरीके से इतनी संख्या में किसान अपना घर बार छोड़कर जब यहाँ आए हुए हैं तो वो भी चाहते हैं कि जो है बातचीत के जरिए रास्ता निकले। लेकिन उनका यही कहना है कि हमारी कोई नई डिमांड नहीं है, हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले ले और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जिन पर अभी मामला जो है वो अटका हुआ है। राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजा, इस वक्त क्या आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और अपने आसपास क्या हालात आप देख सकते हैं? और जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और साफ तौर पर बात करें आपसे कुछ देर में, यानी कि 11 बजे का समय था जो किसानों की मीटिंग, आज जो महा मीटिंग किसानों ने बुलाई है, महा बैठक बुलाई है, पर कहीं ना कहीं बात करें कि जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तमाम बैठकें सरकार के साथ रही हैं, वो बेनतीजा रही हैं, तो उसको लेकर आज महा बैठक है। और जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यदि आज बैठक में जो फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार किसान यहीं पर डटे रहेंगे या फिर यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं महा बैठक बुलाई गई और सभी नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया। चाहे राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तो तमाम बड़े नेता आज मीटिंग में शामिल होंगे और जिस तरीके से सरकार का रवैया है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज फैसला किया जाएगा। जी जी बिल्कुल राजा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि कल जब 7.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली और उसमें भी कोई जो है परिणाम, सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, तो अब क्या उम्मीद रखें इस 5वें दौर की बैठक से? क्या ऐसा नया हो जाएगा? और सरकार जो है वो कृषि कानूनों को वापस लेने को मंजूरी नहीं दे रही है, अड़िग है, कह रही है बीच का रास्ता निकालें, लेकिन किसान अड़े हैं कि हम 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की शर्त पर ही पीछे हटेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद जो है वो किस आधार पर लगाएं कि शायद कल कोई समाधान निकल जाए? बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, सरकार की तरफ से वार्तालाप कहीं ना कहीं जारी है, पर देखने वाली बात होगी क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम किसी भी हालत में कानून को वापस नहीं लेंगे। ऐसे में जो तमाम किसान हैं लगातार मीटिंगें जरूर चल रही हैं, पर मीटिंगों का नतीजा बेनतीजा निकल रहा है। इसको लेकर जिस तरीके से नेशनल हाईवे की बात कर तमाम राज्यों की कनेक्टिविटी रुकी है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो उसको लेकर आज किसान संगठन ने मीटिंग बुलाई है कि आखिरकार समाधान कैसे निकले, क्योंकि सरकार साफ तौर पर झुकने को तैयार नहीं। सरकार ने कल स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम कानून को में बदलाव कहीं ना कहीं कानून नहीं रद्द कर सकते, नहीं छेड़ सकते, क्योंकि नंदिनी मैं आपको बता दूं कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कानून बना हो और उसको सरकार वापस ले ले। साफ तौर पर सरकार यही कह रही है समिति बनाते हैं, कोई रास्ता बीच का हल निकालते हैं, जिसकी वजह से किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम बीच का रास्ता नहीं चाहते, हम सिर्फ कानून को खत्म कराने आए हैं और जब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक ये कानून खत्म नहीं होता। तो ऐसे में जिस तरीके से आर पार की लड़ाई में कहीं ना कहीं किसान शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर आज अब से कुछ देर में यानी कि कहीं महा बैठक यहाँ पर स्टार्ट होगी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो फैसला क्या लेते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी नंदिनी। जी बिल्कुल राजा, लेकिन किसानों की प्राथमिकता यहाँ पर सिर्फ यही नजर आ रही है फिलहाल कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। इसके अलावा उनसे इतने सवाल किए कि देखिए गृह मंत्री मीटिंग में नहीं आए, क्या किसानों को कोई फर्क पड़ा? तो किसान नेता यही कहते हुए नजर आए, हमें कोई नेता आए
चाहे ना आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी एक ही प्राथमिकता है कि आप इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लें। कल जब इनफैक्ट सरकार में बैठे मंत्रियों ने उन्हें खाना ऑफर किया तो वहां पर किसान अपना खाना खुद लेकर गए थे। उन्होंने सरकार द्वारा खाना पेशकश जो किया गया वो भी ठुकरा दिया और चाय तक वो अपनी खुद लेकर गए थे। तो जो किसानों का ये अड़िग रवैया है, इसको देखकर नहीं कहा जा सकता कि वो किसी वैकल्पिक जो है रास्ते के लिए मंजूरी देंगे। उनके इस अड़ियल रवैये को देखकर यही लगता है कि किसान 3 कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही मानेंगे। लेकिन चूंकि देश में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि कानून ही वापस ले लिया गया हो, तो अब जाहिर तौर पर जो स्थिति है वो बहुत चुनौती भरी है, चुनौतीपूर्ण है आम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये लड़ाई अब सरकार और किसानों के बीच की जो है वो उससे प्रभावित सीधे तौर पर आम लोग हो रहे हैं। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, किसानों की लगातार मीटिंग हुई है। पहले मीटिंग में भी कहीं ना कहीं सरकार ने यही फैसला प्रस्ताव रखा था कि समिति बनाते हैं और बीच का हल निकालते हैं, पर किसानों ने साफ तौर पर पहले ही मीटिंग में स्पष्ट कर दिया था कि हमें कोई बीच का हल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस कानून को खत्म कराना है और इस कानून को खत्म कराने आए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आम लोगों पर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये सिंधु बॉर्डर ही नहीं, पूरे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर जाम किसानों ने कर रखा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आम लोग हैं वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। आज सब्जी की बात करें, फलों की बात करें, क्योंकि तमाम जो व्यापारी हैं यही हवाला दे रहे हैं कि जिस तरीके से किसान अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं, जिसके लेकर दिल्ली में सप्लाई कहीं ना कहीं बाधित होती हुई नजर आ रही है और उसका असर साफ तौर पर अब आम लोगों की जेबों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों की बात करें, किसान साफ तौर पर आ रहे हुए हैं कि हम कहीं ना कहीं इस कानून को खत्म करा के यहां से जाएंगे। सरकार कह रही है कि हम कानून नहीं खत्म कर सकते। तो जिस तरीके से बात करें तो दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं चुनौती है। ऐसे में सरकार को ही कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। प्रदेश सरकार की बात करें, राजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, स्वामी इंद्र जी। सीधा उनका रुख करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन जिस तरह की स्थिति परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है बॉर्डर्स पर, लगातार आपकी राय हम ले रहे हैं कि किसानों को लेकर जो सरकार का रुख है वो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जो परेशानियां आम लोगों को इस वक्त हो रही हैं, क्या किसान इस वक्त उन लोगों के लिए कुछ महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि इतने सारे बॉर्डर सील हो जाना, रोज दफ्तर जाने वाले लोग हों, जो रोज इन ट्रैफिक से निकलने वाले लोग हों, उनकी परेशानियों पर किसानों का क्या रुख है? वे नहीं बैठे हैं, हमें खुद रोका गया है दिल्ली अंदर आने से। किसान ये चाह रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर आंदोलन के लिए रामलीला मैदान है और जंतर मंतर है, वहां तक हमें जाने दिए जाए। जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती, हमसे खुलकर हमारी बातों को मानती नहीं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारी मजबूरी है। इस वक्त हम राय के अंदर सभी किसान संगठन इकट्ठा हो रहे हैं। 11 बजे हमने मीटिंग की कॉल की है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जानबूझकर देखिए एक दिन का गैप डाला है। इसमें गैप डालने की जरूरत क्या थी? 7.5 घंटे कल हम बैठे रहे, चर्चा करते रहे, ये बताते रहे ये जो कृषि कानून आपको बता रहे कृषि कानून नहीं है, वास्तव में कॉर्पोरेट घरानों को और अमीर बनाने का कानून है। आप देश के अंदर देखिए खुले तौर पे आप एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो लेके आए हैं वो काला बाजारी को बढ़ाने का कानून है। अब आज से पहले आपको पता होगा इस देश के अंदर दालें कितनी सस्ती थी, देश के अंदर सब्जियां कितनी सस्ती थी, एकदम यकायक जो महंगी हो रही है। स्टोरियों ने जो काला बाजारी है उन्हें स्टोर करने को उनको अनुमति है। आज देखिए अगर आपको 80 रुपए किलो प्याज चाहिए, जितना मर्जी प्याज ले लीजिए, आपको प्याज की कमी नहीं है, क्योंकि किसानों के खेत से प्याज जा चुका है। अब वो किसानों के पास नहीं है। किसानों से मात्र 2 रुपए किलो आपने प्याज खरीदा। राजस्थान का किसान बैठा रहा अपना लहसुन लेकर, 1 महीना नहीं 2-2 महीने किसान वहां बैठा रहा मंडियों में कि हमारा लहसुन बिकेगा। आखिरकार किसान को लहसुन अपना 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बेचना पड़ा। आज वही लहसुन आप 250 रुपए किलो लोग दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा देश चला रहे हैं आप लोग? एक तरफ आप किसान को लूट रहे हैं, एक तरफ आप उपभोक्ता को लूट रहे हैं। अब चारों तरफ दिल्ली का आप रास्ता बंद कर दिया, छोटे छोटे रास्ते आपने बंद कर दिए। किसान तो सिर्फ हाईवे के ऊपर बैठा है क्योंकि आपने बिठाया है, किसान तो बैठ के राजी नहीं, पर आपने रोक दिया। अरे हमें दिल्ली अंदर आने दीजिए ना साहब, हम दिल्ली की दहलीज पे खड़े हैं, हम दिल्ली के दरवाजे पे खड़े हैं, हम आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि किसानों को अंदर आने दें। किसान की कोई मंशा नहीं रस्ते रोकने की, किसान सिर्फ अपनी बात कहने आया, सरकार को बात समझाने आया। जी लेकिन स्वामी जी यहाँ पर जिस तरीके का डिले हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी
किसानों को नजर आती है यहाँ पर? क्या यहाँ पर सीधे तौर पर किसान समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो किसानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है? क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई कानून बना हो और वो वापस ले लिया गया हो। तो क्या आप लोग अंदर से ऐसा महसूस करते हैं, क्या किसान वर्ग महसूस करता है कि नहीं, इस बार कुछ अलग होगा, इस बार ऐतिहासिक होगा और ये 3 कृषि कानून वापस ले लेगी सरकार? देखिए, लेने ही पड़ेंगे। राष्ट्र हित में ये कानून नहीं बने हैं। मैंने ये आपको बताया, कालाबाजारी इन कानूनों के लगने के बाद हो जाएगी। देश में खाद्य पदार्थ होंगे, देश का अन्न होगा, पर वो सारा का सारा स्टोरियों के पास होगा। लोग अनाज के लिए तरसेंगे, लोग खाद्य पदार्थों के लिए तरसेंगे। इसलिए सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए, जनहित में होगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है स्वामिंद्र जी, कि किसान जो हैं वैकल्पिक रास्ते की ओर क्यों नहीं रुख कर रहे हैं? अगर कृषि कानून में जो जो बिंदु किसान सही समझते हैं, जैसे कि एमएसपी जो है कंपलसरी कर दी जाए, इसके अलावा किसानों की मांगे कि ये सिर्फ एसडीएम तक सीमित ना हो, अगर किसानों की कोई परेशानी आगे होती है तो वो एसडीएम के अलावा ऊपरी कोर्ट तक भी अपने मामले को लेकर जा पाए, अगर इस तरह के बिंदुओं को ऐड कर दिया जाता है इसी कानून में, तो क्या किसान फिर मानेंगे? देखिए, जिस चीज की आधारशिला ही अन्याय पे आधारित हो, उस चीज को खड़ा नहीं करना चाहिए। जिस बिल्डिंग की नींव ही ना हो, खाली ढांचा खड़ा कर दीजिए, ऐसी बिल्डिंग गिर जाती है, आज नहीं तो कल गिरेगी और नुकसान बड़ा होगा। क्योंकि अभी ये सिर्फ सरकार तक ही सीमित है और अभी इस पे काम बड़ा नहीं हो पाया है। सरकार को पहले इसको निरस्त करना चाहिए, किसानों की भावनाओं को और देश की भावनाओं को समझना चाहिए। दूसरी बात, हमने जो बिंदु गिनाए, सरकार से पहले ये बिंदु मानने को राजी ही नहीं थी। ये देखिए, देश के हम नागरिक हैं, किसान पहले भारत का नागरिक। नागरिक के जो मौलिक अधिकार हमें संविधान में मिले हैं कि हम न्यायपालिका तक जा सकते हैं। भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, उसके हो रहे शोषण को लेकर वो देश की न्यायपालिकाओं के द्वारा खिला सकता है। आपने एक कलम से देश के 70% आबादी को आपने उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया है। ये सबसे बड़ी आपने गलती की है, इसलिए इसका ढांचा ही गलत है। इसको निरस्त करना सरकार का अब दायित्व। स्वामी जी, लेकिन इस पूरे आंदोलन को लेकर जो है एक अलग तरीके का एंगल भी सामने आ रहा है। और देखिए, आप अगर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सुने तो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। तो एक तरफ देखिए, किसानों की जो मांग है उस पर तो मंथन हो ही रहा है, वो एक एंगल है इस पूरे आंदोलन का, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बैकफुट पर लाने की भी कोशिश की गई और कई इल्जामात भी लगे, चाहे वो अभिनेत्री कंगना रनौत हो या उनके अलावा कई ऐसे लोग हो जो सोशल मीडिया पर इस तरीके का अभियान चला रहे हैं। उनको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जेपी दलाल जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, उनको जो बयान दिया उन्होंने बिल्कुल सही दिया कि विदेशी ताकतों का, पर किसके साथ है वो विदेशी ताकतें? सरकार के साथ है। सरकार भारतीय और गैर भारतीय कंपनी एफडीआई को इस देश के अंदर बड़ा कारोबार देना चाह रही है। वो बड़ा कारोबार आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में इंडस्ट्री क्राइसिस नहीं है, पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस है। भारत में 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं के यहाँ पर सबसे ज्यादा फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा सब्जियां होती हैं, हर प्रकार का यहाँ उत्पादन होता है। वो बड़ा बिजनेस जो है कैपिटलिस्ट को सरकार देना चाहती है, देशी और विदेशी कंपनियों। डब्ल्यूटीओ के प्रभाव में आकर आज देश की सरकार काम कर रही है, ना कि देश की जनता के इसमें काम कर रही है। जी जी, तो ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ है, या जो लोग कहीं ना कहीं शाहीन बाग से इसका कंपैरिजन किया गया, तो जब शाहीन बाग से इस आंदोलन का कंपैरिजन होता है तो क्या महसूस एक किसान करता है, या क्या आप लोगों की इस पर राय है? देखिए, किसान क्लियर समझ चुका है इस बात को कि आने वाला भविष्य इन कानूनों को लेकर अगर देश में सरकार काम करती है तो किसानों का भविष्य रहेगा। किसान देश का मालिक ना होकर, अपनी जमीनों का मालिक ना होकर देश के अंदर खाली एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। इसलिए हम कानून को कतई देश के अंदर लागू होने नहीं देंगे, ऐसी देश के किसानों की मंशा है। जी चलिए, अब आगे बढ़ते हुए एक और अहम बिंदु, इस बिल को लेकर कई बार चर्चा तो हुई, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है, और आपको क्या लगता है कि आगे जो प्राइवेटाइजेशन लाने की तमाम पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं उसके पीछे सरकार का एजेंडा क्या होगा, या सरकार को क्या इसमें फायदा हो रहा होगा जिसकी वजह से ये किया जा रहा है?
देखिए, ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार है। बीजेपी एक पार्टी है। पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने हितों को रखते हुए उन्हें चंदा चाहिए। चंदा किसानों के पास नहीं है। किसानों के पास सिर्फ मेहनत है, उसकी फल सब्जी दूध है। आपको पैसा चाहिए, पैसा आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने अडानी अंबानी ही दे सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री स्वामी इंद्र जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया पृथला बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं। अभी फिलहाल अगर पृथला बॉर्डर की बात करूं राजेंद्र, तो क्या ताजा स्थिति वहां पर? नंदनी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से फरीदाबाद की सीमा शुरू हो जाती है और पलवल की और फरीदाबाद की सीमा है एक तरह से कहें तो। जी। और जो फिलहाल किसान है वो पृथला गांव के अंदर जो है रात में रुके हुए थे और आप देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पर फरीदाबाद जो पुलिस है किस तरीके की तैयारी यहाँ पर की। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है। जैसे ही किसान पहुंचेंगे तो उनको यहाँ पर पूरी तरह से जो है आगे ना बढ़ने दे जाए, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि वो आगे ना पहुंच पाए। और साफ तौर पर कल जो पुलिस कमिश्नर हैं फरीदाबाद के ओपी सिंह, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ से जितने भी किसान हैं वो पैदल तो जा सकते हैं लेकिन वाहनों के माध्यम से उनको आगे तक नहीं जाने दिया जाएगा। इसको लेकर सख्त हिदायतें जो है पुलिस को दी गई थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा यहाँ पर बना हुआ। और हमारे साथ यहाँ पर हैं SHO हैं विजय कुमार जी। विजय जी, कितनी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और क्या उद्देश्य है? अलग अलग जगह देख सकते हैं पूरी तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं ताकि जो वाहन है उनके साथ किसान आगे तक ना जा सके। जी नंदनी। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो ये किसानों का जो जत्था है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान जो है सो रुक कर रहे हैं, ये माना जाए? यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश से किसान आते हुए बताया जाए, सैकड़ों की संख्या में पीछे किसान है। 2 जगह पर उनको रोका हुआ है, पलवल में भी और पृथला जो गांव पड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में किसान रुके हुए हैं। तो वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में किसान रुके हुए हैं, तो वहां से कभी भी वो कूच कर सकते हैं और यहाँ से गुजरते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी राजेंद्र, हफ्ता पहले जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जो तस्वीर थी, पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले और किसानों को रोका जाना, नाकेबंदी, क्या कुछ उसी तरह की स्थिति इस वक्त इन बॉर्डर्स पर उत्पन्न हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जो किसानों की चिंगारी पहले उधर से चली लेकिन अब इधर से भी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं अब लोगों को यहाँ भी दिक्कत होगी। लेकिन जिस तरीके से जो कृषि कानूनों के जो अध्यादेश जो सरकार ने जारी किया था उसके विरोध में किसान लगातार अपना उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े और उनका साफ तौर पर कहना वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उनका किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। साफ तौर पर जो लोग प्रेस में भी हैं वो भी किसान के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका किसी से कोई वैर विरोध नहीं है और अपनी मांगों को लेकर वो धरना या प्रदर्शन जो भी कहें वो अपना लगातार जारी रखेंगे। जी बिल्कुल राजेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे फरीदाबाद पलवल बॉर्डर की। ऐसा इनपुट है कि किसानों के काफी सारे जत्थे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चले हैं फरीदाबाद की तरफ कूच करने के लिए और उन्हें कई बॉर्डर्स पर पहले से ही रोक दिया गया है। उनको अपने वाहनों के साथ आगे आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। स्वामी इंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। स्वामी जी, देखिए, टिकरी बॉर्डर पर जो हुआ, सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ, फरीदाबाद पलवल बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरीके का नजारा है। बस वहां थे पंजाब हरियाणा के किसान और अब यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के किसान। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मध्य प्रदेश किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो आप नहीं समझ पाए, देश सरकार नहीं समझ पा रही। कल ही कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री बनारस में बोल रहे थे किसान एक काला चावल लगा, उसको बदरा चावल बोलते हैं मध्य प्रदेश किसान, वो सदियों से लगाते आ रहे हैं किसान। उस चावल को मध्य प्रदेश में जो है मात्र 8 रुपए किलो 9 रुपए किलो वहां पे खरीदा जाता है। वही चावल जो है बाद में 700 रुपए क्विंटल बिकता है, तो 7,000 रुपए क्विंटल बिकता है। तो ये इतना फर्क है उस चावल के बारे में, धान के बारे में। उस किसान से वहां पे 10-10 की खेती कराई जाती है, चावल का नाम 10-10। अभी तक सोसाइटी तो खरीद नहीं रही है। 1 तारीख को सोसाइटियां ने शुरू होना था, अभी तक मध्य प्रदेश की सोसाइटियां शुरू नहीं हुई है। किसानों का धान जो है मंडियों में पड़ा हुआ है। वहां पे जो सोसाइटियां होती है वहां पे प्रत्येक सोसाइटी द्वारा खरीदी जाती है। प्राइवेट एजेंसियां भी नहीं खरीद रही है, ना सरकारी एजेंसी खरीद रही है।
जो गांव में छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिनको आप हाट बाजार बोलते हैं, वो हाट बाजार के जो है व्यापारी किसानों से 900 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। आप ये समझिए मध्य प्रदेश किसान की क्या स्थिति होगी। पहले वहाँ पानी की समस्या है, दूसरा सीमित संसाधन है, छोटी खेती है, ऐसे में किसान को लूट रहे हैं, जिसका जीवन टोटल खेती पर आधारित है। तो वो किसान अब चला है अपनी बात करने के लिए, किसान लगातार देश की तरफ चला है, दिल्ली की राजधानी पर उनको हमेशा रोका जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक किसान जो देश के लिए काम कर रहा है, देश का पेट भरने का काम कर रहा है, कम से कम सरकार को समझना चाहिए उसका जो है भरपाई करने का समय आ गया है, उसको साथ देने का समय आ गया है। स्वामी इंद्र जी, इस आंदोलन की शुरुआत कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों ने की थी। पंजाब से कूच करते हुए हरियाणा पहुंचे और दिल्ली आ गए। तो ऐसे में अब कल अमित शाह ने अमरिंदर सिंह से बातचीत की, पंजाब के सीएम से। कहीं ना कहीं कोशिश हुई कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जरिए वो इस आंदोलन में किसानों के साधने की कोशिश करें। तो आप इस मीटिंग को किस तरीके से देखते हैं, और क्या इस मीटिंग का किसी भी तरीके से कोई फायदा केंद्र सरकार को यहाँ मिलता हुआ नजर आया आपको? देखिए, अमरिंदर सिंह सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक सफर है, और उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश को पूरे भारत के लोग देखते हैं, निहारते हैं। हरियाणा और पंजाब की धरती को पूरे देश के लोग निहारते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खेती है बड़ी उन्नत तरीके से की जाती है। यहाँ का किसान जो है अग्रणी रहा है और हरित क्रांति का जनक भी रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जब देश के किसानों से आह्वान किया था कि आप देश की जो है पेट बुझाने, भूख का काम करें, बुझाने का काम करें, तो पंजाब हरियाणा जो आगे आया था। और आज जो देश के अंदर नारा है जय जवान जय किसान, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब हमें बढ़ना होगा, वैज्ञानिक तरीके को समझना होगा, और अमरिंदर सिंह जी से अगर हमें कोई अच्छी राय मिलती है वो ले लेनी चाहिए। जी स्वामी इंद्र जी, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार यहाँ पर बात हो रही है किसानों के आंदोलन की और किसानों की आवाज को बुलंद करने की, जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, और लगातार चौतरफा समर्थन भी किसानों को इस वक्त मिल रहा है। हमारे साथ लगातार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मैं किसानों को मिल रहे समर्थन का बार बार जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि देखिए न सिर्फ यहाँ पर पंजाब के हरियाणा जब निकले तो किसान वर्ग की बात हो, चाहे तमाम खाप पंचायतों की बात हो, लगातार किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं लोग। साथ साथ आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने भी किसानों के लिए आवाज उठाई है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे पंजाब हरियाणा के जो तमाम आर्टिस्ट हैं उनकी बात हो, ये सभी लोग खुले दिल से किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि इससे और ज्यादा दबाव जो है सरकार पर पड़ रहा है। देखिए, सरकार पे दबाव तो बना हुआ है, निश्चित बात से हम इनकार नहीं कर सकते, पर जो सरकार की जो डील है वो कब टूटेगी कॉर्पोरेट घरानों से, बात उस बात क्या है, उस बात की, उस घड़ी की हमें जो है उम्मीद है कि वो घड़ी आए कि कभी सरकार जो है इन कॉर्पोरेट घरानों से अपनी डील तोड़े और देश हित में, राष्ट्र हित में किसानों का साथ दे। जी स्वामी जी, जब हमारी तमाम आपसे भी बात होती है और इसके अलावा और भी कई जो किसान नेता आते हैं उनसे हमारी बात होती है, देखिए किसानों को कोई समस्या नहीं है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स आकर उनकी फसलों को खरीदते हैं तो किसानों को सीधे तौर पर कहना है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारी फसल बिकनी चाहिए, लेकिन बस एमएसपी पर बिके। और इसके अलावा जो ये दूसरे कानून लेकर आए गए हैं कि हमारी जमीनों पर हम ही लेबर बन जाएंगे और हम अपनी शिकायत को लेकर ऊपरी कोर्ट में भी नहीं जा सकते, हमें तो इन बिंदुओं से परेशानी है। आप प्राइवेट प्लेयर्स को आगे बुलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हमारी फसल बिक रही है वैसे ही बिके, ये नए कानून हम पर ना थोपे जाएं। तो यहाँ किसान जो है वो रिजिड नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए या कॉर्पोरेट घराने के लिए। कहीं ना कहीं इस बात को माना जा सकता है कि उन्हें कोई मतलब नहीं उनकी फसल कौन खरीद रहा है, बस उन्हें एमएसपी चाहिए और उनकी फसल बिके, वो ये चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ स्वामी जी? जी आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा मैं सुधार करना चाहूंगा आपकी बात में, आपकी बात थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा आगे। वास्तव में हम यही तो कह रहे हैं सरकार से कि सरकार चीज की गारंटी की योजना लाए, एमएसपी खाली घोषणा मात्र न रह जाए, जैसे सरकार बार बार घोषणा कर रही है, ये प्रशासनिक क्रिया ना रह जाए, ये एक्ट बने, कानून बने और इसके अंदर परचेज हो, उस परचेज की गारंटी हो, और उस गारंटी जो है मंडियों द्वारा ही होगी, क्योंकि मंडी में किसान को गेट पास मिलता है, आड़ती का नंबर मिलता है, वो रजिस्टर आड़ती होता है और उसमें जो मंडी का सेक्रेटरी होता है उसकी जवाबदेही तय होती है।
तो उसमें हमारी पैसा मरने का कोई भी कारण नहीं बचता कि हमारा पेमेंट मर जाएगी। पेमेंट बचने जो है सुरक्षित रहती है। तो हम सरकार चाह रहे हैं कि आप ऐसा प्रावधान लाए, जब आप कानून ले ही आए हैं 3 कानून, तो इन कानून को रद्द करके एक नया कानून बिल्कुल किसानों के साथ बैठकर वार्ता करके, देश के किसान सब मेरे साथ बैठकर वार्ता करें। आप लुटेरों की जो मंडली को आप छोड़ दें। अब वो समय नहीं रहा कि आप लुटेरों का साथ दें। आज देश का किसान युवा जाग चुका है। मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, आंध्रा से, महाराष्ट्र से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, पूरे देश का किसान, यहाँ तक कि हिमाचल से लोग चल पड़े हैं। अब देखिए हिमाचल के किसानों की क्या स्थिति है। वहां पे रिलायंस जो है एक बहुत बड़ी कंपनी बनकर वहां फैली हुई है। सारे ऑर्चिड्स जो बागवानी है उसको डंप कर दिया है। वहां किसानों को आज भी जो सेब का रेट है मात्र 15 रुपए 18 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि हम हरियाणा पंजाब में जो साथ लगते प्रदेशों के अंदर 100 रुपए किलो सेब खरीद रहे हैं और वो गुणवत्ता का सेब हमें मिल ही नहीं रहा, तो वो स्टोरियों ने स्टोर कर लिया है। कुछ दिनों बाद वही सेब हमें 150 रुपए 200 रुपए किलो मिलेगा। भैया जब देश के अंदर सेब 15 रुपए 18 रुपए 20 रुपए को बिक रहा है तो उपभोक्ता के पास क्यों नहीं जाता 35 रुपए में, जा 70 रुपए। ये डबल नहीं कई गुना मार्जिन करते हैं, कमाई करते हैं, लोगों को लूट रहे काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट घरानों के साथ सरकार मिली हुई है। हम चाहते हैं उन किसानों सोचे जो पूरा साल इंतजार करता है कि मेरा सेब का सीजन आएगा। आपने हिमाचल के प्रदेश में देखिए बड़े बड़े होटल खुल गए हैं, वही किसानों जमीनों में जो होटल खुले हैं वहाँ तमाम सवाल हमारे इस डिस्कशन में निकले जिनका जवाब लेते हैं हम। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं भरत भूषण जी। बहुत बहुत स्वागत आपका भरत जी। कल 7.5 घंटे बातचीत चली भरत जी, लेकिन फिर भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। क्या उम्मीद लगाएं इस 5वें चरण की बातचीत से जो कल होने वाली है? देखिए, मैं तो समझता हूँ बड़ी सकारात्मक बात हुई है और इसमें बड़ी आशावान है। कल जो बैठक होगी उसमें निश्चित रूप से निराकरण होगा। हम इसको ये नहीं कह सकते कि नतीजा नहीं निकला, हम नतीजे के करीब पहुंचे हैं। जिन 4-5 बिंदुओं पर मुख्यतः माननीय कृषि मंत्री जी ने शाम को बात की है, तो वो 4-5 बिंदु ऐसे थे जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका, वो किसान के साथ वो खाना कर सके। उनको शंका है कि APMC खत्म न हो। उनको शंका है कि जब कोई डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्टर के बीच और फार्मर के बीच में पड़ेगा तो वो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए बजाय कि SDM या DC कोर्ट में। इसी तरीके से बात जो तो क्या आप MSP पर कानून बना रहे हैं, राजी हो गए हैं? सरकार राजी हो गई है क्या भरत जी? MSP पर कानून बन रहा है फिर? आपने कल कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये 4-5 बिंदु ये है और इन पे सरकार बड़ी संजीदगी से विचार कर रही है और आज का पूरा समय है। दोबारा से बातचीत इसमें चल रही है आपस में केंद्र सरकार में, और कल जो होगा इन पे निर्णय लिया जाएगा। देखिए, कानून एक ड्राफ्ट होता है। नहीं, किसानों की मांग तो यहाँ पर सीधे तौर पर है आप तो कानून वापस लें, MSP का कानून लेकर आए। नहीं, देखिए MSP के कानून में जो कमियां हैं, जब उनको हमने ये किसान संगठनों ने नेतृत्व के सामने और सरकार के सामने रख दिया, तो उन शंकाओं का समाधान अगर सरकार करती है तो इसका मतलब कानून ठीक हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कल क्या निकलता है। आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। एक किसान का सवाल पूछ लीजिए, मान लीजिए हरभूषण जी, स्वामी जी एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता जो जुड़े हैं उनकी भी राय ले लें, उसके बाद हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बजरंग जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। कल की जो वार्ता चली है 7.5 घंटे और उसके अलावा जो बातचीत हुई है अमित शाह और अमरिंदर सिंह के बीच, इस पर कांग्रेस की क्या राय है, एक बार वो बताइए पहले। देखिए मैडम जी, बातचीत तो होनी चाहिए, बातचीत की पहल अच्छी बात है, मगर जिस प्रकार सरकार ने आंदोलनकारी जो शांतिप्रिय आंदोलन किसान कर रहे थे उनके ऊपर जो लाठियां बरसवाई है, ठंडे पानी की बिछोड़ करवाई है, झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं और यहाँ तक कि जेलों में डाला गया है और 20-20 फुट के सड़क के मेन रोड पर खड्डे खोदकर किसानों को जिस प्रकार परेशान किया गया है, ये बहुत निंदनीय है। केंद्र सरकार ने जल्द कोरोना महामारी के अंदर 5 अप्रैल 2020 को ये अध्यादेश लेकर आई। ये काला कानून है कि किसी कीमत पर किसान, आड़ती, मजदूर, देश की जनता मानने वाली नहीं है। इससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएगी। कल जिस प्रकार कृषि मंत्री जी बयान दे रहे थे, मैं उनका बयान सुन रहा था कि हाँ प्राइवेट मंडियां बनेगी। जब प्राइवेट मंडियां आप बनाओगे तो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी। आप देखिए मंडी के अंदर अनाज या फल सब्जी बेचते तो मार्केट फीस लगेगी। मंडी के गेट के बाहर अगर फल सब्जी बेचता है या अनाज बिकता है उसमें मार्केट फीस नहीं लगेगी। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार सिर्फ किसानों को बरगलाने में लगी हुई है। सरकार की चाहत ये है
कि बड़ी बड़ी कंपनियों के एम्पायर अडवाणी जैसे लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचे, किसानों को नुकसान हो। मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ बजरंग जी, हमारे साथ किसानों की आवाज रखने के लिए जो मौजूद हैं हमारे साथ स्वामी इंद्र जी, वो कुछ सवाल यहाँ पर भरत जी से करना चाह रहे थे। एक बार पहले उनका रुख कर लेती हूँ। स्वामी जी, क्या सवाल आप करना चाह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता से? आप कर सकते हैं। मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ भारत भूषण जी से, आप ईमानदारी से बताइए, जिस प्रकार से देश में एमएसपी का कानून है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसी प्रकार क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक एक्ट नहीं होना चाहिए जी? और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण बताइए जी। भरत जी, देखिए स्वामी जी, ये जो एमएसपी है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही है, दिस इज नॉट ए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और आज तक जितना भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदारी सरकारें करती रही, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, वो बिल्कुल निर्बाध रूप से करती रही और इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है कि किसी सरकार ने एमएसपी में धोखा किया हो। पिछले, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, देखिए आप शांति से एक बार सुन लीजिए, 2009 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो गेहूं की खरीद हुई 1.5 लाख करोड़ रुपए की हुई 5 साल। हमारी इस सरकार में पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ की। सर, आपने जो किया उसके लिए बहुत किसान आपका धन्यवाद करते हैं कि भाई सरकार ने उनकी फसल खरीदी। एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बन सकता? आप ये बताइए सर, आप तो जो बातें कर रहे हैं वो ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई सरकार ने किसानों की फसल खरीदी और कौन खरीदेगा। एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? एमएसपी पर आप कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या इसके पीछे एजेंडा है? एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बन सकता? अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर बात नहीं करने देंगे तो कोई फायदा नहीं। आप चाहते हैं कि एक लाइन में किसी चीज का उत्तर हो जाए? नहीं सर, देखिए वक्त लिमिटेड है, आप अपनी बात रखें, मुद्दे पर रखें। एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बन सकता? मैं मुद्दे पर ही रख रहा हूँ, मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ जी। एमएसपी पे ही इतनी खरीद हुई है। मेरा कहने का अर्थ है कि पिछले 5 साल में सरकार ने एमएसपी पर लगभग 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना खरीद कर दी है, बढ़ाई है एमएसपी की खरीद, कम नहीं की है। तो ये इस प्रकार का ये शंका समाधान इससे निकलता है। उदाहरण के तौर पर अब देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं, अगर हम देश के सभी खाद्यान्न, जो कि 280 करोड़ क्विंटल खाद्यान्न होता है पूरे देश में, अगर सारे के सारे पर एमएसपी हम लागू करें कि सरकार फिर तो सारे के सारे जितने भी खाद्य हो गया सारे देश में खाद्यान्न है उसको खरीदना पड़ेगा एमएसपी से, जो कि किसी भी कारण से संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए 6 लाख करोड़ रुपए का बजट अलग से चाहिए, यानी कि लगभग 25% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए ये है कि निर्धारित किया हुआ है कि इस फसल का इतना प्रतिशत, इस फसल का इतना प्रतिशत, या पर एकड़ इतने क्विंटल की खरीद हम एमएसपी पे करेंगे, और वो हो रही है। इसलिए ये भ्रांति फैलाना या इस भ्रम में रहना कि नहीं होगा, एमएसपी पे है, एमएसपी चल रही है। और हरियाणा प्रदेश, यानी कि आप सीधे तौर से ये बात को मानते हैं भारत भूषण जी, भारत सरकार अपनी जवाबदेही से भागना चाहती है, और आपकी जो परचेज बताता है उसका प्रतिशत कितना है? आप खाली गेहूं और धान को पूरे भारत में एमएसपी सिर्फ 6% खरीदते हैं, बाकी 94% आप इन लुटेरों के साथ मिलकर लूट मचाने का काम करती है आपकी सरकार। आज ये प्रश्न आपको देश से क्षमा मांगनी चाहिए कि आपको जिस दायित्व के लिए चुना गया है वो दायित्व का आप निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। चलिए भरत जी, आगे क्या? कल की वार्ता को लेकर कितने आशावादी रहे? क्योंकि 4 बार बात हो चुकी है। आशावादी रहना चाहिए सरकार। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन 5 मुद्दों पे बात की है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर के किसान के साथ धोखा न कर सके, हम तैयार है उस बात पे। कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि हाँ, इसमें रूलिंग में, देखिए कानून एक ड्राफ्ट होता है, उसके अंदर रूलिंग होती है, तो हर एक बिंदु की अलग अलग रूलिंग जो बन रही है उसमें निश्चित रूप से ये बात अब सामने आई है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्टर किसी किसान के साथ धोखा न कर सके, वो एमएसपी पे ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य हो। ये बात सरकार के संज्ञान में आई। भैया, एमएसपी जब गारंटी नहीं होगी, एक्ट नहीं होगा, तो वादे कैसे होगा वो आदमी? बताइए मुझे। मैं कहता हूँ इस बात को एक्ट ही नहीं है, जो कानूनी नहीं है, वो वादे कैसे होगा? मेरी बात तो सुनिए। आपने 3 तलाक के लिए कानून लाए ना लाए? आप 3 तलाक के लिए कानून लाए, तो किसान के लिए कानून लाने में क्या परेशानी है भाई मेरे? अरे मैं कह तो रहा हूँ, स्वामी जी सुन नहीं रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने जब कह दिया है कि ये बिंदु जायज है, इस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे हम हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सहमति प्रकट करते हैं कि इस पे कानून होना चाहिए? जी, आप सहमति प्रकट करते हैं इस पे कानून होना चाहिए? मैं सहमति प्रकट कर ही रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर जो है फार्मर के साथ धोखा न करे। एमएसपी पर कानून होना चाहिए।
भरत जी, अगर आपने ये बात मानी है तो उम्मीद हम यही करते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी की जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो भी जरा आपकी बात सुन ले, और जो इतना बड़ा मंथन चल रहा है, इतने दिनों से 8 दिनों से आंदोलन चल रहा है, वो जो है खत्म हो, किसान अपने अपने खेतों में पहुंचे, अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, ठंड में सो रहे हैं, तो एमएसपी पर कानून की तो वो मांग कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग सब बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा मैडम जी, कि किसानों के आंदोलन में किसान ही सबसे ज्यादा परेशान है, चाहे सड़क पर बैठ कर, चाहे किसान की सब्जियां मंडियां में नहीं पहुंच पा रही, चाहे किसान का सेब बिल्कुल परेशान है, सच है जी। इन किसान भाइयों को, अपने ही उन किसान भाइयों को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए देखना चाहिए। उनकी मजबूरी है सर, उनकी मजबूरी, उनको लग रहा है कि आप उनके सारे हक छीन लेंगे, क्या करें वो भी किसान। नंदिनी शुगर है आपके चैनल पर एक बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को मानने के राजी हुए, इसलिए मैं हरियाणा न्यूज चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, अब किसान परेशान है, उनका जो उत्पादन है वो मंडियों में, दिल्ली में जाना चाहिए। इसी बीच में जरूर कांग्रेस का भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, देखिए, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने तो यहाँ पर जो है हामी भर दी है, तो अब जो है हम पॉजिटिव रहें कल की बैठक को लेकर, क्या लगता है आपको? नहीं, देखो, मैं तो पहले कह चुका हूँ, बातचीत का दौर जारी रहना चाहिए, मगर इसके अंदर एक बात है, जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री परिगलाना का बार बार बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात है, किसान की हर फसल एमएसपी रेटों पर खरीद का और आड़ती के माध्यम से खरीद का गारंटी कानून बनना चाहिए। किसान की फसल मंडियों में नहीं बिकेगी, उसको एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी के बाहर बिकेगी तो औने पौने। अच्छा बजरंग जी, आप जो सुनते रहते होंगे बीजेपी के तमाम नेताओं के जो बयान हैं, हरियाणा के जो जितने मंत्री हैं वो जब भी किसान आंदोलन की बात करते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं कि विपक्ष कांग्रेस पार्टी जो है भ्रम फैला रही है और उनके भ्रम फैलाने की वजह से ही ये आंदोलन छिड़ा है, किसानों को कांग्रेस परेशान कर रही है। पंजाब के सीएम की भूमिका है इस पूरे आंदोलन में, इस तरह की बातें आती है, तो इस पर आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? मैडम जी, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री अजान सुन लो, बड़ा अचंभा होता है, जिम्मेवारी सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है इस किसान आंदोलन के अंदर हरियाणा का किसान नहीं है, मैं धन्यवाद करता हूँ। अरे किसान आंदोलन के अंदर हरियाणा किसान नहीं था तो आपने लाठियां किस पर बरसाई, पानी का पिछोड़ किस पे करे? हजारों किसान हरियाणा के जो थे उन पर झूठे मुकदमे कैसे दर्ज हुए? 26 तारीख को दिल्ली कूच करना था, 24 तारीख को आपने वो घरों के अंदर रात के सोते हुए किसको पकड़ा आपने? देखिए, इतनी बड़ी शर्म की बात है, वो एक मुख्यमंत्री जी जुम्मन सीट के ऊपर बैठा है, इतनी कच्ची घटिया बात कर रहा है। और एक बात और कही मुख्यमंत्री जी ने, कोई हरियाणा में फसल एमएसपी दामों से कम बिकेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आज भी हरियाणा के अंदर बाजरे की एमएसपी रेट 2150 रुपए है और बाजरा बिक रहा है 1200 से लेके 1400 रुपए के तक। तो कपास है, आप जो हरियाणा की जो मंडियां हैं, सरसा, दवाली, कालावाड़ी, जो अपने फतेहाबाद, हिसार, बिहानी, चलिए, अब तो फसल बिक गई, कम एमएसपी पर बिक गई। वक्त रहते अगर आवाज उठाते तो शायद उस समय सही एमएसपी पर बिक जाती। आप शायद थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी पार्टी का उन्होंने यहाँ पर पक्ष रखा। स्वामी इंद्र जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन पर राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इस राजनीतिक टिप्पणियों को या इस राजनीतिक कहीं ना कहीं भेड़चाल को किसान किस तरीके से देखते हैं? ये बड़ा दुखद है कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस को जो है दोषी मानती है। वास्तव में इस देश का जो राजनीतिक तंत्र है वो भ्रष्ट हो चुका है और कुछ पूंजीपतियों के हाथ की वो कठपुतली बनकर रह गया है। आने वाले समय में ये उम्मीद करता हूं कि देश के राजनीतिज्ञ लोग अपने जीवन चरित्र में सुधार लाएंगे और देश और राष्ट्र हित में कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामींद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, राष्ट्र प्रवक्ता, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे और एक तरीके से ये भी कहीं ना कहीं समझ आता है कि अब कल की बैठक को लेकर भी किसान जो हैं लगातार रणनीतियां तो बना रहे हैं, लेकिन हाँ, वो अपनी प्राथमिकता से बिल्कुल भी हटने को राजी नहीं है।
उनकी यही प्राथमिकता है कि एमएसपी पर उन्हें कानून चाहिए। उनकी फसलें चाहे कोई भी खरीदे, लेकिन एमएसपी उनके लिए जरूरी है और इसीलिए किसान जो हैं वो आज सड़कों पर उतरकर इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब लगातार नजरें बनी हुई हैं कि कल की वार्ता में, कल की मीटिंग में क्या होता है। हरियाणा न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी रहेगी किसान आंदोलन पर। पल पल की अपडेट आपको देते